इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में आतंकवादियों को घेरा है सुरक्षा बल ने। नाटीपुरा इलाके की ये घटना है और रात में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक आतंकी फरार हो गया था। अब एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच ये मुठभेड़ श्रीनगर के मेथन इलाके में चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर रखा है। वहां कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी है। तो रात को एक आतंकी को ढेर किया था जब आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया था। और अब आपको बता दें कि मेथन इलाके में यह मुठभेड़ चल रही है। कल नाटीपुरा इलाके से आतंकी एक फरार भी हुआ था। अभी जो जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा हुआ है। तो श्रीनगर में इस वक्त आतंकी घिरे हुए हैं, मुठभेड़ चल रही है और जो ये मेथन इलाका है ये सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ही, जहां पुलिस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। श्रीनगर के नाटीपुरा इलाके में कल अचानक आतंकवादियों ने पुलिस की टीम पर गोलीबारी कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आतंकी मारा गया। पुलिस के मुताबिक मारा गया आतंकी आकिब बशीर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, बताइए ताजा स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, जिस तरीके से आपने कहा कि कल जो है ये एक एनकाउंटर हुआ था। पुलिस ने कहा कि 2 मिलिटेंट आए थे, उन्होंने पुलिस पर हमला किया और उसके बाद एक जो है वो भाग निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन एक मिलिटेंट ऑन स्पॉट मारा गया। और जिस तरीके से आपने कहा कि आकिब बशीर, उसकी शिनाख्त की गई है और उसका ताल्लुक जो है वो शुपायर से बताया जा रहा है। और पुलिस का कहना है कि वो लश्कर के साथ काम करता था। और उसके कब्जे से एक AK-47 राइफल और 2 मैगजीन रिकवर किए गए हैं, जो पुलिस ने ऑफिशियली इसकी पुष्टि की है। और उसके फौरन बाद जो है पूरे एरिया में कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, क्योंकि वहां पे पुलिस ने कहा था कि एक मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब होगा। और मेथन इलाका है, थोड़ा सा दूर है नटीपोरा से 1 किलोमीटर, और उस एरिया में भी कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और जो मेथन इलाके में मुठभेड़ चल रही है वहां से क्या अपडेट सामने आ रहा है? देखिए अभी कोई मुठभेड़ नहीं चल रही, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। और जैसा मैंने कहा कि एक मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गया था नटीपोरा से, और बताया जा रहा था कि उसी को ट्रैप किया गया इस इलाके में। पुलिस ने ट्वीट करके बताया था कि एनकाउंटर शुरू हुआ, कुछ फायरिंग की आवाज सुनाई दी गई, लेकिन अभी जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब देखना होगा कि क्या वो रात के अंधेरे में मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गया या उसी एरिया में कहीं छुपा हुआ है। ठीक है रिफत। लखीमपुर केस में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की तलाश तेज हो गई और पुलिस ने अजय मिश्रा के घर पर दूसरा नोटिस चिपका दिया। पहले कहा जा रहा था कि मामले में आरोपी आशीष मिश्रा सरेंडर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह रही कि पुलिस ने 2 दिन में अजय मिश्रा के घर पर 2 नोटिस चिपका दिए। पुलिस ने दूसरा नोटिस पहले नोटिस के ठीक नीचे लगाया, जिसमें आशीष मिश्रा को हाजिर होने के लिए सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया। आशीष मिश्रा की दूसरी नोटिस जारी हुई और आप यहां देख सकते हैं कि सीधे दिल्ली 147, 48, 120B, 304A, 302 और कहा गया है कि आपको ये नोटिस भेजी जा रही है। पुलिस आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए उनके घर पर डटी हुई है, लेकिन वो वहां नहीं है। अंदर एक बार कैमरा पर्सन शोभित से चाहेंगे दिखाएंगे कि पुलिस अंदर मौजूद है, लेकिन पुलिस मौजूद है, खाकी मौजूद है, लेकिन आशीष मिश्रा फरार है। कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा फरार हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली से लखनऊ पहुंचे उनके पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इस बात से इनकार किया। उल्टा उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि उनके पास आशीष मिश्रा के बेगुनाह होने के सबूत हैं। वो आरोप गलत है, हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, वीडियो हैं, फोटो हैं। वो आरोपी नहीं तो फरार क्यों होगा भाई? खबर है कि पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने पर आशीष मिश्रा वो वीडियो दिखाएंगे जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया था कि हादसे के समय वो दंगल में थे। यही नहीं, पता चला है कि वो पुलिस को वीडियो बनाए जाने के समय की जानकारी भी देने वाले हैं। एक तरफ चर्चा है कि आशीष मिश्रा खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर खबर आई कि पुलिस को आशीष मिश्रा के लखीमपुर में हुए हादसे के समय घटना स्थल पर मौजूद होने के सबूत मिले। चर्चा है कि पुलिस को आशीष मिश्रा के उस काफिले में होने के बारे में पता चला है जिसमें शामिल एक गाड़ी से कुचले जाने की वजह से 4 किसानों की जान चली गई थी। खबर है कि आशीष मिश्रा और अंकित दास नाम का शख्स उस गाड़ी में बैठे थे जो काफिले में दूसरे नंबर पर चल रही थी। पुलिस ने इन दोनों की तलाश तेज कर दी। कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच को आशीष मिश्रा की पहली लोकेशन नेपाल और दूसरी लोकेशन उत्तराखंड में मिली और लखीमपुर खीरी की पुलिस ने नेपाल और उत्तराखंड की पुलिस से संपर्क किया है। उधर पीड़ित किसानों के परिवार से मिलने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने लखीमपुर में अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक आशीष मिश्रा गिरफ्तार नहीं होते तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। एक दिन पहले पंजाब के मोहाली से लखीमपुर रवाना हुए सिद्धू को यूपी के सहारनपुर में हिरासत में ले लिया गया था।
लेकिन अगले दिन उन्हें इजाजत मिली और वो लखीमपुर में जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे। सिद्धू उस पत्रकार के घर भी पहुंचे जिसकी हिंसा में मौत हुई थी। वो वहां गए और एक चौकी पर बैठ गए और अपने अनशन की शुरुआत कर दी। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए सिद्धू ने मौन व्रत रखा। वो थोड़ी देर बैठे रहे और फिर लेट गए। परिजनों से मिलने के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ आ गए हैं और पत्रकार रमन सिंह के घर पे आ गए। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। विरोधियों के हमले के बीच लखीमपुर की घटना के बाद दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज 18 से बातचीत में योगी लखीमपुर पर बेबाकी से बोले और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। यही नहीं, योगी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई हिंसा का जिक्र किया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। जिन किसानों को गोली से वहां भूना गया छत्तीसगढ़ में, क्या उनके साथ ये कभी खड़े हुए? उनके साथ तो कभी नहीं खड़े हुए। पर यहाँ आप जानते हैं प्रियंका वाड्रा हैं और प्रियंका वाड्रा महासचिव हैं। एक ये भी कारण हो सकता है। सिद्धू भी आ रहे थे। ये लोग 1000 गाड़ियों के साथ कोरोना काल खंड में भी आ सकते थे। कोरोना में जब प्रथम लहर कोरोना की आई थी तब भी लोग आ सकते थे। 40 लाख प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश के अंदर आए। वहीं लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि अदालत ने इस मामले में पुलिस की जांच पर नाराजगी जताई और हैरान होकर पूछा कि आखिर अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि लखीमपुर खीरी केस में सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई और पुलिस से पूछा कि क्या हत्या जैसे मामले में पुलिस नोटिस भेजकर यह इंतजार करती है कि आरोपी खुद चलकर उसके पास आए या उसे गिरफ्तार करती है, जिसके जवाब में राज्य सरकार के वकील ने माना कि पुलिस ने ढील बरती और उसे बेहतर काम करना चाहिए था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने आशीष मिश्रा को सुबह 11 बजे तक सरेंडर करने को कहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपना भी सही नहीं है और वो कोई और विकल्प ढूंढेगी ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सबूतों को संभाल कर रखा जाए ताकि अगर जांच किसी और एजेंसी को दी जाए तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो। इससे पहले लखीमपुर केस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को अब तक की जांच की रिपोर्ट सौंपी और बताया कि वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसीपी रैंक के 9 और डिप्टी एसपी रैंक के 11 पुलिस अधिकारियों समेत 200 कांस्टेबल और कई और पुलिस वाले तैनात हैं। इसके अलावा वहां रैपिड एक्शन फोर्स, सशस्त्र सीमा बल और पीएसी की 2-2 कंपनियां भी मुस्तैद हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी और अदालत ने पुलिस को हिदायत दी कि तब तक वो हाथ पर हाथ रखकर न बैठे। अफगानिस्तान के कुंदुज में एक शिया समुदाय की मस्जिद को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया। इसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 100 के करीब हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। शुक्रवार को दोपहर के समय जब विस्फोट हुआ तब इलाके में रहने वाले शिया मुसलमान बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए हुए थे। तेज आवाज के साथ हुए विस्फोट के बाद मस्जिद धुएं से भर गई और चीख पुकार मच गई। आत्मघाती हमलावर ने जुमे की नमाज के लिए इकट्ठा हुए लोगों को निशाना बनाकर यह हमला किया। अफगानिस्तान में मस्जिद पर हुए हमले की जिम्मेदारी आईएस ने ली है। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। वहां के जेनोआ इलाके में तो ऐसा पानी जमा हुआ कि पूरा शहर उसमें डूबा नजर आया। लगातार होती बारिश ने वहां तबाही का मंजर ला दिया और फिर बरसाती पानी सड़कों पर समंदर की तरह बहता नजर आया। वहां के कुछ इलाकों में तो इतना पानी जमा हो गया मानो कई छोटे डैम एक साथ फूट पड़े हों। एक जगह पर तो पानी ने पूरे पुल को अपनी जद में ले लिया और उससे नदी की तरह पानी बहकर सड़क तक आ पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ एक घर की छत पर जमा पानी को जब निकलने का रास्ता न मिला तो उसने सीढ़ियों को झरने में बदल दिया। एक घर के ऊपर से बनाए गए वीडियो में पानी तेज रफ्तार से कई मंजिल नीचे तक गिरता दिखा, जो कि काफी डराने वाला था। वहां से आई एक तस्वीर में एक यात्री बस इसमें फंसी दिखाई दी। उसने उफान मारते सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका सामना मटमैले पानी से हुआ, ड्राइवर ने बस को पीछे लेना ही सही समझा।
शहर में जगह जगह पानी में गाड़ियों के पहिए डूब गए और इतनी तबाही के बीच लोग रास्ता ना भटकें, इसके लिए राहत और बचाव काम में लगे जवान उनकी मदद करते हुए दिखाई दिए। नागपुर में एक नाबालिग की गैंगरेप की घटना सामने आई है। गैंगरेप की घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। आरोपी की लड़की के दोस्त ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के गैंगरेप के आरोप में उसके दोस्त समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस घटना को अंजाम देने वाले बाकी 3 फरार लोगों की तलाश में जुटी है। अभी इसमें जो नाम निष्पन्न हुए हैं उनमें से आरोपी जो है 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और बाकी 3 लोगों की तलाश जारी है। इसमें अभी रेप का गुना, गैंग रेप का गुना दर्ज किया गया है। साथ में पोक्सो एक्ट और पीटा एक्ट का भी सेक्शन, जो लड़की का बॉयफ्रेंड है जिसने पैसा लेकर सोलिसिट किया था, उस पर पीटा एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से कुछ अनोखी तस्वीरें सामने आई। वहां एक दुर्गा पूजा पंडाल को दुबई के मशहूर बुर्ज खलीफा की तरह बनाया गया। जिस श्रीभूमि क्लब ने इसे बनाया, बताया गया कि वो हर साल दुर्गा पूजा के मौके पर किसी अनोखी थीम पर पंडाल बनाता है। जिसने इस बार बुर्ज खलीफा के आकार में अपने पंडाल को खड़ा किया। पंडाल के फ्रंट पर नीचे से लेकर ऊपर तक शीशे लगाए गए। साथ ही उसके अंदर की बारीक नक्काशी ने लोगों का दिल जीत लिया। बिल्डिंग नहीं है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बुर्ज खलीफा के तर्ज पर बना हुआ दुर्गा पंडाल है। इस पंडाल को तैयार करने वाली टीम ने बताया कि वो बुर्ज खलीफा से जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए दुबई गए थे और इसे बनाने के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। ये पंडाल बनाने में हम लोगों को मोटा मोटी 2-2.5 महीने लगा और इसका हाइट है मोटा मोटी 150। फिलहाल पंडाल में दुर्गा की मूर्ति को पूरी तरह तैयार करने का काम जारी है, जिसके लिए कारीगर लगातार जुटे हैं। हैदराबाद में हुई जोरदार बारिश ने कुछ ही घंटों में शहर का हुलिया बदल कर रख दिया। आसमान से बरसी इस आफत की वजह से लोग सड़क से लेकर अपने घरों तक परेशान दिखे, क्योंकि सड़क से होता हुआ बारिश का ये पानी तेजी से उनके घरों में दाखिल हो गया। सामने आई तस्वीरों में एक मकान में फ्रिज और कूलर समेत ज्यादातर सामान पानी से घिरा दिखा। बेड पर रखकर सामान को गीला होने से बचाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन जो नहीं बच पाया वो तैरता नजर आया। पहले भी नुकसान हो गया, अभी भी नुकसान में है, पूरे भीग गया पूरा सामान, तो वैसा हो गया। ऐसी ही तस्वीर वहाँ एक ढाबे के अंदर भी दिखी, जहाँ बारिश के पानी की घुसपैठ के बाद जमीन पर पैर टिकाना मुश्किल हो गया। यही नहीं, वहां की सड़कों का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा, जहां घरों के बाहर खड़ी कई मोटरसाइकिल और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। इतना ही नहीं, एक गाड़ी तो तिनके की तरह सैलाब में दूर तक बहती दिखी। मगर ऐसे हालात में भी कुछ लोग सड़कों पर जोखिम भरा सफर करते रहे, लेकिन जब गाड़ियों ने घुटने टेक दिए तो उन्हें खींचकर या धक्का देकर बाहर निकालना पड़ा। जगह जगह पानी भरने से एक बाइक सवार समेत 2 लोग नाले में बह गए, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया गया कि वहां बारिश के बाद कई नालों के ओवरफ्लो होने की वजह से शहर की ये हालत हुई। वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस के मौके पर भारत ने दुश्मनों को अपनी आसमानी ताकत दिखाई। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर यह समारोह हुआ, जिसमें आजादी के 75वें साल के मौके पर 75 एयरक्राफ्ट शामिल हुए, जिन्होंने आसमान में कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। भारतीय वायुसेना के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफाल, सुखोई, मिराज, तेजस, जगुआर और मिग-21 के अलावा चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी अपना दमखम दिखाया। खास बात यह रही कि वायुसेना के जवानों ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। वायुसेना के इस बार के स्थापना दिवस में भी सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला विमान था रफाल। हवा के झोंके की तरह आकर रफाल ने आसमान में कई कलाबाजियां दिखाईं और फिर पलक झपकते ही वो आसमान से गायब हो गया। इसके बाद सुखोई, मिराज, जगुआर और मिग-21 लड़ाकू विमानों की गरज भी आसमान में सुनाई दी। इन विमानों ने भी एक से बढ़कर एक करतब दिखाए, जिसके बाद वहां मौजूद लोग खूब तालियां बजाते नजर आए। इस दौरान देसी विमान तेजस ने भी अपना लोहा मनवाया। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख BR चौधरी और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के अलावा CDS बिपिन रावत समेत सेना के कई अधिकारी मौजूद रहे, जिनके सामने अमेरिका से खरीदे गए चिनूक हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। कुछ ही देर में अपाचे हेलीकॉप्टर भी हिंडन एयरबेस के ऊपर उड़ता नजर आया। इसके अलावा C-17 ग्लोब मास्टर और सुपर हर्कुलीज विमान भी इस समारोह का हिस्सा बने। वहीं वायुसेना की सूर्य किरण टीम के कई विमान भी आसमान में एक साथ उड़ते दिखाई दिए।
इससे पहले हिंडन एयरबेस पर समारोह की शुरुआत आसमान से पैरा जंप से हुई, जिसमें जवान विमानों से पैराशूट के जरिए कूदे। उनके इस शानदार प्रदर्शन के बाद देश के दुश्मनों से लोहा लेने वाले जांबाजों को सम्मानित भी किया गया। ग्रुप कैप्टन शैलेश कुमार गौर। वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस की एक और खास बात ये रही कि इस बार हिंडन एयरबेस पर काफी बड़ा तिरंगा लगाया गया। वहीं वायुसेना के कई विंटेज एयरक्राफ्ट को इसमें शामिल किया गया। इस कार्यक्रम की थीम आत्मनिर्भर एवं सक्षम रखी गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को मिशन 2022 की शुरुआत करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को वाराणसी से मिशन 2022 की शुरुआत करेंगी। प्रियंका गांधी वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में विकास न्याय रैली के जरिए चुनावी शंखनाद करेंगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नकली मावा और पनीर का कारोबार करने वाले गिरोह के कुछ सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग ट्रेन के जरिए नकली मावा और पनीर भोपाल और जबलपुर समेत दूसरे शहरों में सप्लाई करते थे। उत्तराखंड के भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी की मेंबरशिप लेने के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सांसद अनिल बलूनी मौजूद रहे। नवरात्र के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह मारसा में बहुचर माता मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने दर्शनों के बाद आरती में भी हिस्सा लिया और सभी देशवासियों के कल्याण की कामना की। बिहार के सीवान में पंचायत चुनाव के समय पुलिस और प्रत्याशियों के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और मुखिया की ही पिटाई कर दी। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में भी दोषी करार दिया। न्यूज़ 18 के चमन फलानिया की रिपोर्ट है कि पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। ये मामला जुलाई 2002 का है, जब राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या हुई और रणजीत सिंह के परिवार ने राम रहीम पर हत्या का शक जताते हुए केस दर्ज करवाया था। इस मामले में राम रहीम समेत 6 लोग आरोपी थे, जिनमें एक की मौत हो चुकी है। अब करीब 19 साल बाद कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया और 12 तारीख को इन 5 की सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जब्त की गई करीब 3000 किलोग्राम हेरोइन के मामले की जांच अब एनआईए को सौंपी गई है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को इस मामले में दिल्ली के कुलदीप सिंह नाम के उस कारोबारी की तलाश है, जिसके इशारे पर अफगानिस्तान से हेरोइन को ईरान के रास्ते भारत तक पहुंचाया गया। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए को दिल्ली के उस कारोबारी की तलाश है, जिसका नाम कुलदीप सिंह बताया जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर महीने में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई 15,000 करोड़ रुपए की 3000 किलोग्राम हेरोइन उसी कारोबारी के जरिए अफगानिस्तान से भारत पहुंचाई गई थी। यानी इस ड्रग्स की सबसे अहम कड़ी उसी कुलदीप सिंह को बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए लगी है, क्योंकि एनआईए ही ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी के मामले की जांच करने वाली है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई के मुताबिक जिस कंटेनर में हेरोइन मिली, उस खेप में टेलकम पाउडर होने की बात कही गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली का कारोबारी कुलदीप सिंह ही अफगान ड्रग डीलर को जानता है और उसने ही ड्रग्स की इस खेप को भारत तक पहुंचाने में स्मगलर्स की मदद भी की। और ये भी कहा जा रहा है कि उसी कुलदीप सिंह ने पोर्ट पर इस खेप को रिसीव भी किया। हालांकि इस मामले में शुरुआती जांच के दौरान डीआरआई और एनसीबी को कुलदीप सिंह का पता नहीं लग सका। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जहाज के जरिए अफगानिस्तान से कुछ सामान की आड़ में भारी मात्रा में ड्रग्स भारत लाई जा रही थी। ये जहाज ईरान के बांदर अब्बास पोर्ट से होते हुए गुजरात आया था। इस मामले में ईडी भी जांच कर रही थी। निर्यात करने वाली फर्म की पहचान अफगानिस्तान के कंधार स्थित हसन हुसैन लिमिटेड के रूप में की गई। जब यह कंसाइनमेंट अफगान से होकर ईरान और ईरान से गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पहुंची, असल में टेलकम पाउडर की आड़ में करोड़ों की ड्रग्स थी। इस केस में फिलहाल सुधाकरण दुर्गा, पीवी गोविंदराजू, राजकुमार और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 4 अफगान नागरिक, 1 उज्बेक और 3 भारतीय नागरिक हैं। अब गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए को इस पूरे सच से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रूस के एक दिव्यांग पर्वतारोही ने नेपाल में दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट बनासलू पर चढ़ाई करके इतिहास रच दिया। 29 साल का यह पर्वतारोही
दुनिया का पहला ऐसा शख्स है जो अपनी दोनों टांगें न होने के बावजूद 26,000 फीट से भी ऊंचे इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। हजारों फीट की जिस ऊंचाई पर सांसें उखड़ने लगती हैं, खून जमा देने वाली ठंड पस्त कर देती है, कमर तोड़ मेहनत दिन में तारे दिखा देती है, वहां बिना टांगों वाले रुस्तम नाबियेव ने इतनी जी जान लगा दी कि उनके शरीर की लाचारी भी रोड़ा नहीं बन पाई। कभी उन्होंने रस्सियों से पहाड़ की खड़ी चढ़ाई तय की, तो कभी उसकी दरारों को सीढ़ी के सहारे पार किया। Своим вот этим поступком хотел сказать, что только через действие в жизни достичь можно абсолютно всего. दूसरे हट्टे कट्टे पर्वतारोही छड़ी का सहारा लेकर माउंट बनासलू पर चढ़ाई करते दिखे, लेकिन बिना टांगों वाले रुस्तम ने अपने हाथों को ही अपनी बैसाखी बना लिया। चढ़ाई करते करते बर्फ में उनके हाथ जम तक गए, लेकिन उनके चेहरे से मुस्कान नहीं गई। कितनी बार ऐसा भी हुआ जब थककर चूर हुए उनके शरीर ने हार मान ली, लेकिन थकान रुस्तम नाबियेव का हौसला नहीं तोड़ पाई। साथ चले लोग आगे बढ़ गए, मगर उनके पीछे पीछे रुस्तम नाबियेव भी बिना रुके चलते रहे। आखिरकार मेहनत रंग लाई और वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। भारत भी ब्रिटेन के नागरिकों के लिए कोरोना नियमों में ढील दे सकता है। ब्रिटेन की तरफ से भारतीयों को यात्रा नियमों में राहत देने के बाद अब भारत भी ब्रिटिश नागरिकों को नियमों में ढील दे सकता है। भारत ने 4 अक्टूबर से ब्रिटिश नागरिकों की यात्रा पर सख्त नियम लागू करते हुए 10 दिन की क्वारंटीन समेत दूसरी शर्तें लागू की थी। यूपी के हस्तिनापुर बर्ड सेंचुरी में हजारों विदेशी पक्षियों के पहुंचने से लोग खुश हैं। साइबेरिया, मंगोलिया, चीन और अफ्रीका से भारत आने वाले ये पक्षी 4 महीनों तक इन इलाकों में रहेंगे। झारखंड के लातेहार में एक जंगली हाथी ने 2 लोगों को कुचल दिया। घटना के बाद इलाके के लोगों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और हाथी को तुरंत पकड़ने की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में इंदिरा नगर की दलित बस्ती में पहुंची और बस्ती में झाड़ू लगाकर वहां रहने वाली महिलाओं के काम का सम्मान किया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सरिता मोर का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। यूपी के हरदोई में पुलिस ने 4 लोगों को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग सरकारी योजनाओं का लाभ देने का बहाना बनाकर किसानों से उनके दस्तावेज लेते थे और उनके नाम पर लोन लेकर फर्जीवाड़ा करते थे। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक अनोखे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। वहां 9 दिन तक चलने वाले इंटरनेशनल बलून फिएस्टा में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से सैकड़ों लोग पहुंचे हुए हैं। वैसे तो हॉट एयर बलून का ये मेला हर साल अक्टूबर में लगता है, लेकिन पिछली बार कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था। मगर 2 साल के गैप के बाद हॉट एयर बलून फेस्टिवल फिर लौटा और पूरे धमाके के साथ लौटा। हर रंग, हर आकार के लगभग 600 खूबसूरत गुब्बारों ने फेस्टिवल में रौनक लगा दी। गुब्बारे भी इतने विशाल कि उनके सामने 5-5, 6-6 फीट के लोग बौने क्या चींटियों जैसे नजर आए। कार्टून कैरेक्टर, जानवर, पंछी, एक से बढ़कर एक अलग अलग अवतार, अलग अलग अंदाज के अतरंगी गुब्बारों ने फेस्टिवल में आए लोगों को मोह लिया। लेकिन जब रंग बिरंगे गुब्बारे उड़े, असली समा बंधा तब गुब्बारों के उड़ान भरते ही नीले आसमान में रंग भर गए। उड़ते उड़ते गुब्बारे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि अब तक जमीन पर जो बहुमंजिला इमारत के साइज से बराबरी कर रहे थे, वो छोटे छोटे पंछियों की तरह नजर आने लगे। यूरोप के देश जॉर्जिया से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक 7 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा अचानक ढह गया, जिसके मलबे में 15 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई और इसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। काम में तेजी लाने के लिए क्रेन और खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया। साथ ही बचाव दल की एक बड़ी टीम मैदान में उतारी गई, जो बारीकी से मलबे में दबी जिंदगियों को तलाशते नजर आए। बिल्डिंग के मलबे ने वहाँ सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाया। इसके साथ जॉर्जिया की पीएम खुद हादसे वाली जगह पर पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली। हालांकि अभी तक इस बिल्डिंग के ढहने की वजह साफ नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पेट्रोल पंप पर लगी मशीन से टकरा गया। रेत से भरी ट्रॉली ले जा रहा यह ट्रैक्टर तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप के अंदर घुसा था, लेकिन वो अचानक बेकाबू होकर तेल भरने वाली मशीन पर ही चढ़ गया। वो ट्रैक्टर अपने सामने आई चीजों को रौंदता हुआ तेजी से आगे निकल गया। इस भयंकर टक्कर के बाद ट्रैक्टर के आगे का हिस्सा कुछ देर के लिए हवा में उठा नजर आया। इसके बाद ड्राइवर समेत ट्रैक्टर पर सवार तीनों लोग वहां से भाग निकले, लेकिन तब तक पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच चुकी थी, जिसके बाद वहां तेल भरवाने आए दूसरे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाते नजर आए। ट्रैक्टर वाला इधर से आया तो तोड़ फोड़ कर दी और बाइक
बाइक से कूद के भागे, बस बच गए। इस टक्कर के बाद ट्रैक्टर के आगे के दोनों टायर निकलकर अलग हो गए, जबकि चपेट में आई कुछ बाइक को भी नुकसान पहुंचा। कश्मीर में आम लोगों पर आतंकी हमलों की बढ़ रही घटनाओं के बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में आज मनोज सिन्हा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के समय कश्मीर के हालात की जानकारी देंगे। मनोज सिन्हा आज दोपहर में अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। पिछले 4 दिनों के अंदर आतंकवादियों ने 5 आम नागरिकों को निशाना बनाया है। हजारों करोड़ के घाटे में डूबी एयर इंडिया को निजी कंपनी टाटा सन्स ने खरीद ली। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ की सबसे ऊंची बोली लगाई और 68 साल बाद एक बार फिर एयर इंडिया पर टाटा सन्स का मालिकाना हक हो गया, जिसके बाद कंपनी के मालिक रतन टाटा ने वेलकम बैक एयर इंडिया लिखकर एक ट्वीट किया। टाटा सन्स के अलावा स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने भी एयर इंडिया की नीलामी के लिए करीब 15,000 करोड़ की बोली लगाई थी, लेकिन ऊंची बोली के कारण टाटा सन्स ने बाजी मार ली। इस नीलामी की जानकारी देते हुए सरकार ने यह भी बताया कि एयर इंडिया के सभी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, इसलिए समझौते के तहत 1 साल तक टाटा सन्स एयर इंडिया के किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकती। असल में एयर इंडिया को 1932 में टाटा सन्स नहीं बनाया था और उस वक्त इसका नाम टाटा एयरलाइंस था, लेकिन 1953 में सरकार ने इस एयरलाइंस को अपने हाथ में ले लिया था। अब नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद टाटा सन्स ही एयर इंडिया को चलाएगी और उसके घाटे को खत्म कर फायदा पहुंचाने वाली कंपनी बनाने की कोशिश करेगी। टाटा सन्स की कंपनी ने जो ये बिड जीता है, बहुत बड़ी एक देश की जिम्मेदारी भी आज उन पर है। मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में पुलिस ने 421 किलो अवैध पटाखे बरामद किए। साथ ही इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नवी मुंबई की जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से करीब 125 करोड़ की ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद करने का दावा किया गया। कहा जा रहा है कि इन ड्रग्स को तेल के कंटेनर में रखकर ईरान से लाया गया था। वायुसेना दिवस पर ओडिशा के पुरी के एक कलाकार ने माचिस की तीलियों से विमान का एक छोटा मॉडल बनाया। इसे बनाने में 5 दिन लगे और इसके लिए 1360 तीलियों का इस्तेमाल किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बन रही एक स्कूल की इमारत का छज्जा गिर गया, जिससे 7वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत हो गई। स्कूल के प्रधानाध्यापक जो हैं रामदयाल जी, उनकी रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। 18 महीने बंद रहने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को भी अब 31 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा। खबर है कि सबसे पहले इंडिगो और स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट इस टर्मिनल से उड़ान भरेंगी। मुंबई एयरपोर्ट के T1 टर्मिनल को भी 20 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा। पहले कोरोना संकट में सिर्फ T2 टर्मिनल से ही सारी उड़ानें भरी जा रही थी। गुजरात के सूरत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। इनमें किसी ने भी न तो मास्क लगाया, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। और कोरोना के खतरे से बेखौफ वो लोग भीड़ इकट्ठा कर नाचते गाते नजर आए। इस मौके पर वहां कई डांसर बुलाए गए। काली शर्ट पहने एक लड़का इनके साथ कोरोना के नियमों को एक ताक पर रखकर काफी देर तक नाचता रहा। डीजे की धुन पर नाचती लड़कियों पर लोग नोटों की बारिश करते नजर आए। इनमें बच्चे भी पीछे नहीं थे। एक आदमी ने तो अपनी बेटी को गोद में उठाया और उसके हाथ में नोट थमा दिए। इस जश्न में शामिल होने के लिए सारे के सारे लोग स्टेज पर कूद पड़े। उन लोगों को न मास्क की चिंता थी, न ही सोशल डिस्टेंसिंग। इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। वहां मौजूद सारे लोग एक झुंड में नाचते नजर आए, तो वहीं कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। अमेरिका के एलाबामा से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां के कुछ इलाकों में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। बताया गया कि इस बाढ़ में 4 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि लोग ये समझ ही नहीं पाए कि वो अपनी जिंदगी को डूबने से कैसे बचाएं। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़कें कहीं गुम दिखी, उनका नामो निशान ही मिट गया। कंक्रीट से बनी सड़कों ने जैसे तालाब की शक्ल ले ली। गाड़ियां पानी में डूब गई। कोरोना महामारी के दौर में जारी ऑनलाइन क्लास के लिए गरीब बच्चों की समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कोर्ट ने ऑनलाइन क्लास के लिए गरीब बच्चों के पास
मोबाइल और लैपटॉप न होने पर चिंता जाहिर की और कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को इसकी जिम्मेदारी लेकर गरीब छात्रों के लिए ये सुविधाएं मुहैया कराई मुफ्त में देनी चाहिए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने पूछा कि गरीब बच्चों को ये सुविधाएं कैसे मिलेंगी और उसके लिए पैसा कहां से आएगा। अदालत का मानना है कि इन समस्याओं की वजह से बड़ी तादाद में गरीब बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, जो एक गंभीर मामला है। पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निजी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट का खर्च देने का निर्देश दिया था। उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जज ने हाई कोर्ट के फैसले को पहली नजर में सही माना। हालांकि अभी इस मामले में दोनों पक्षों में बहस होनी बाकी है, जिसके बाद ही कोर्ट कोई फैसला सुनाएगी। दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां खुदकुशी के इरादे से एक औरत ने मेट्रो ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। गनीमत रही कि उसे तुरंत देख लिया गया। जैसे ही स्टेशन मास्टर ने खबर दी, फौरन ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मेट्रो को रोका गया। इसके बाद सीआईएसएफ के कुछ जवान पूरे रेल ट्रैक पर उस महिला को ढूंढते नजर आए। काफी आगे जाने पर उन्हें एक औरत पटरी पर बैठी दिखाई दी, जिसे उन लोगों ने समझा बुझाकर ट्रैक से अलग किया। थाईलैंड में एक चक्रवाती तूफान के बाद आई बाढ़ के कहर के बीच एक अनोखी खबर सामने आई। वहां जिस बाढ़ ने लोगों की जिंदगी झकझोर कर रख दी, कारोबार को चपत लगा दी, उसी बाढ़ ने एक रेस्टोरेंट की किस्मत चमका दी। और वो भी ऐसी चमकाई कि रेस्टोरेंट के वारे न्यारे हो गए। हाल ऐसा दिखा कि आमतौर पर बाढ़ में डूबे जिस रेस्टोरेंट पर ताला लग जाए, वहां लोगों की भीड़ नजर आई। हर टेबल बुक दिखी। बाढ़ के गंदे पानी के बीच भी लोग इतने चटखारे लेकर खाना खाते नजर आए जैसे सब नॉर्मल हो। पानी भी कोई जरा सा नहीं था, बल्कि वो लोगों के घुटनों तक आता दिखा। एक छोटा बच्चा तो उस पानी के बीच टहलता हुआ भी नजर आया। लोग अपनी जगह से हिले तब जब पानी की लहरें तेजी से उनकी तरफ आईं, लेकिन उसमें भी लोग खाना छोड़कर भागे नहीं। लहरों को देखकर वो ऐसे खुश हो गए जैसे जाने क्या अजूबा देख लिया हो। बताया गया कि रेस्टोरेंट में आने वाले लोग तो लहरों के आने का इंतजार तक करते हैं। प्रधानमंत्री ने जापान के नए पीएम से बात की। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के नए पीएम फुमियो किशिदा के बीच फोन पर बातचीत हुई। इसमें दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत करने पर जोर दिया गया। दिल्ली सरकार के वो कर्मचारी 16 अक्टूबर से दफ्तर नहीं जा सकेंगे जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई। इसके लिए सख्त आदेश जारी कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख रमीज राजा ने बयान दिया कि अगर पीएम मोदी आईसीसी की फंडिंग रोक दें तो पाकिस्तान क्रिकेट बिखर जाएगा, क्योंकि आईसीसी भारत से मिले पैसे से ही पाकिस्तान की मदद करती है। कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें कोरोना संकट के दौरान कुछ अस्पतालों पर मनमाने तरीके से मरीजों से पैसे लेने का आरोप लगाया गया। इस याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। अदालत ने पूछा कि क्या इसकी जांच हो सकती है कि क्या कोरोना के इलाज में अस्पतालों ने जरूरत से ज्यादा पैसा मरीजों से लिया। छठ पूजा के करीब आते ही दिल्ली में इस पर बवाल शुरू हो गया। कोरोना की सख्ती का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। पानी में जब आप उतरेंगे तो अगर एक आदमी को भी उसमें कोरोना हुआ तो वो सारा पानी जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगा और सबको बहुत तेजी से कोरोना फैल सकता है। सीएम का फैसला बीजेपी के लिए सियासी मुद्दा बन गया और बीजेपी की तरफ से सांसद मनोज तिवारी ने मोर्चा खोल दिया। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने ये फैसला जानबूझकर लिया। अगर स्थिति खराब होती है या खराब हो रही है तो इसका आकलन उस त्योहार से 1 हफ्ते पहले करना चाहिए, न कि 1.5 महीने पहले। गुजरात के राजकोट से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कुछ लोगों ने पीपीई किट पहनकर गरबा खेला। बताया गया कि हर साल वहां नई थीम को ध्यान में रखकर गरबे का आयोजन होता है और इस बार कोरोना योद्धाओं को ध्यान में रखकर वहां गरबा खेला गया। इस बीच पीपीई किट पहने लोगों ने एक दूसरे से तय दूरी बनाए रखी। बताया गया कि इसके जरिए लोगों से कोरोना के खतरे का ख्याल रखने और सभी नियमों को मानने का संदेश भी दिया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सैन फ्रांसिस्को के एक इलाके में बिल्डिंग में आग लग गई, जिसकी वजह से वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। दावा किया गया कि इस कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने से उसके अंदर मौजूद तमाम दुकानें जलकर राख हो गईं। इस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग ने 2 बड़ी क्रेन वहां तैनात कर दी, जिनसे लगातार कई घंटों तक पानी की बौछार की गई।
इस हादसे में बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा जल गया और इसकी वजह से वहां धुएं का गुबार छा गया। इसी धुएं के बीच दमकल विभाग के कुछ कर्मचारी जमीन पर भी आग बुझाने के लिए मशक्कत करते दिखाई दिए। श्रीनगर में टीचर और स्कूल प्रिंसिपल की हत्या पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक दिन पहले ही दोनों को आतंकवादियों ने स्कूल में घुसकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद श्रीनगर की सड़कों पर लोग स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर के शव के साथ निकल पड़े। लोगों का इतना बड़ा हुजूम सड़कों पर निकला कि दूर दूर तक केवल जुलूस ही दिखाई देने लगा। जुलूस में शामिल हुए लोग इंसाफ की मांग करने वाले नारे लगाते रहे। जुलूस में एक एम्बुलेंस भी चलती रही, लेकिन सुपिंदर के जनाजे को कंधे पर लिए कुछ लोग पीछे चलते रहे। आतंकी हमले पर कुछ ऐसा ही गुस्सा जम्मू में भी दिखा, जहां एक अहम रास्ते पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हाथों में तिरंगे लेकर पहुंचे लोगों में आतंकी घटनाओं और पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिखा। पाकिस्तान! पाकिस्तान! कागजों पर नारे लिखकर भी बड़ी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। शर्मनाक हरकत है जे अब हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है, पर हिंदू डरने वाला नहीं है। स्कूल में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने ली है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा केंद्रीय एजेंसियां भी आतंकी हमलों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में लगी हैं। गृह मंत्रालय की भी इस मामले पर पैनी नजर है और खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया। दोनों के बीच कश्मीर में हुए आतंकी हमलों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसियों ने श्रीनगर में चल रहे कुछ ऐसे मोबाइल नंबरों की पहचान की है जिनका ताल्लुक आतंकी साजिश से हो सकता है। ये ऐसे नंबर हैं जो लगातार पाकिस्तान के लोगों से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे और ऐसे कुछ लोगों की भी पहचान की गई है जिनकी भूमिका आतंकी साजिश में हो सकती है। आतंकवादियों के षड्यंत्र की कड़ियां जोड़ने के लिए कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है और माना गया कि आने वाले वक्त में कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। 1.5 साल से लद्दाख में एलएसी पर बढ़े तनाव के बीच अब अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी और इस बार उसके सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा थी। बताया गया कि चीन के करीब 200 सैनिकों ने एलएसी पार करने की कोशिश की, लेकिन भारत के जवानों ने उन्हें बुरी तरह खदेड़ दिया। भारतीय सेना ने चीन के जवानों को अपने इलाके में आने से रोका और फिर 2 घंटे से ज्यादा देर तक दोनों तरफ के जवान आमने सामने खड़े रहे। खबर यह भी है कि भारत की सीमा में घुसकर चीन ने खाली पड़े बंकरों और निर्माण को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सीमा पर किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। हालात गंभीर न हो, इसलिए भारत की सेना के कमांडर ने बातचीत से मसले को सुलझा लिया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में नेताओं का पॉलिटिकल पर्यटन जारी है। इस मामले में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की दुहाई देकर नेताओं का काफिला लखीमपुर की तरफ बढ़ता दिखा। पहले सहारनपुर, उसके बाद मुजफ्फरनगर होकर गुजरता है पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला है। यही काफिला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक खास मंजिल की तरफ बढ़ता दिखा। एक और कांग्रेसी नेता हरीश रावत का काफिला भी कुछ उसी अंदाज में गुजरता नजर आया। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी तेज रफ्तार गाड़ियों के साथ जाते दिखे और इन्हीं दलों की तरह अकाली दल के नेता भी लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उसी राह पर चलते नजर आए। सबकी मंजिल एक, लखीमपुर खीरी। लेकिन जब तक बाकी दलों के नेता लखीमपुर खीरी या बहराइच पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बाजी मार चुके थे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बहराइच में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। अभी तक तो जनता को विश्वास नहीं था सरकार के कामकाज में, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी। अखिलेश जब पीड़ित परिवार से मिल रहे थे, जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखीमपुर खीरी केस में इंसाफ से लेकर महंगाई और बेरोजगारी तक पर प्रदर्शन करते नजर आए। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र यूं ही नहीं किया, कल की तरह आज भी इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। लेकिन जो कुछ भी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की, विपक्षी दलों ने उसे मुद्दा बनाने में देरी नहीं की। लखीमपुर खीरी केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने हिंसा मामले में आरोपियों को गिरफ्तार न किए जाने पर सवाल खड़े किए और घटनाक्रम से जुड़े सबूत नष्ट न हो, इसका ध्यान रखने की हिदायत भी दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस जांच के लिए बनाई गई एसआईटी में सिर्फ स्थानीय पुलिस अधिकारियों के रखे जाने पर भी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक और मौका देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई
उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो न्यायमूर्ति थे वो राज्य सरकार ने जो आज अपना स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया उससे संतुष्ट नज़र नहीं आई। क्या सम्मन, अगर किसी मर्डर जैसे केस में सम्मन जारी करना ये कहाँ तक है? लखीमपुर खीरी केस में जांच एजेंसी काम कर रही है। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है, लेकिन इस पर सियासत भी जारी है, ये जानते हुए भी कि इस माहौल में थोड़ी सी चूक माहौल को खराब करने के लिए काफी है। हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां नमाज पढ़ने के विरोध में कुछ लोगों ने कीर्तन किया। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 47 का है, जहां पिछले कई दिनों से खुले में नमाज पढ़ने के मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। और इस बार तो कुछ लोगों ने इसके विरोध में वहां कीर्तन शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीर में एक तरफ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जुमे की नमाज पढ़ते दिखाई दिए, तो उनके सामने ही हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग भजन गाते दिखे। इस अनोखे प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं नजर आईं। इससे पहले इन लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर वहां प्रदर्शन भी किया। उन्होंने प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए खूब नारे लगाए। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखे ताकि इस प्रदर्शन की वजह से इलाके का माहौल न बिगड़े। वहीं पुलिस ने मामले को जल्द सुलझाने का भरोसा भी दिया। लोगों को बताया है कि उनकी मांगे जो है वो आगे जिला प्रशासन के साथ डिस्कस करके और उसका समाधान जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा। बताया गया कि हर बार के मुकाबले जुमे की नमाज पढ़ने के लिए वहां कम ही लोग जुटे। बेशक तालिबान ने चारों तरफ से घेरकर अमेरिकी फौज को तो अफगानिस्तान से भगा दिया, लेकिन अब तालिबान खुद घेरे हुए हैं और इस बार ऐसे दुश्मन ने तालिबान को घेरा है जिससे जंग लड़ने का तालिबान के पास कोई इंतजाम ही नहीं है। अफगानिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। अफगानिस्तान पर तो तालिबान का कब्जा है, लेकिन तालिबान एक अनजान मगर बेहद खतरनाक दुश्मन से पूरी तरह घिर चुका है। जिधर भी नजर दौड़ाओ तो तालिबान के लड़ाके और कंधे पर लटकी उनकी AK-47 सी नजर आती है, मगर आम लोगों के ढके हुए चेहरे और घुटी हुई आवाज ने असल में अफगानिस्तान के एक खतरनाक सच को भी ढक लिया है। वो सच जिसका अंदाजा संयुक्त राष्ट्र को अब लगने लगा है। असल में अफगानिस्तान पूरी तरह से भूखमरी से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान में हर 10 सालों में लगभग 3 बार सूखा पड़ता है। गृह युद्ध की मार झेल रहे अफगानिस्तान की इस साल के सूखे ने लगभग कमर तोड़ दी। सच कहा जाए तो तालिबान अब पूरी तरह से भूख की चपेट में आ गया है। अफगानिस्तान में UN के विशेष अधिकारी ने काबुल में कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान में खाद्य पदार्थों का स्टॉक खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में लोगों को खाद्य पदार्थ मुहैया कराना मुश्किल होगा और इसलिए आने वाले वक्त में 1/3 अफगानिस्तान के लोगों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले काबुल एयरपोर्ट पर करीब 800 बच्चे हैं जिन्हें अभी तो जरूरी खाना मुहैया करवाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले को युद्ध स्तर पर नहीं सुलझाया गया तो साल के अंत तक लाखों छोटे बच्चों को गंभीर और जानलेवा कुपोषण का शिकार होना पड़ सकता है। आज आलम यह है कि गांव में किसान और नौजवान खेती या पशुओं की देखरेख के लिए नहीं बचे। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से अब तक 6 लाख से ज्यादा अफगानी बेघर हो चुके हैं और करीब 4 करोड़ की आबादी दाने दाने की मोहताज होने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान में सिर्फ 1 महीने का ही राशन बचा है। आफत के मारे अफगानिस्तान के लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए $20 करोड़ यानी करीब 1461 करोड़ रुपए की तत्काल जरूरत है। अफगानिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार शून्य हो चुका है, उसका दुनिया भर से संपर्क कटा हुआ है। The 15th of August resulted in a freezing of the foreign reserves and the suspension of development and on-budget assistance, and the consequences have just been devastating. The economy is on the brink of collapse here in Afghanistan. The cash liquidity crisis, banks had closed their doors. भूख से अफगानिस्तान को पूरी तरह से घिरा देखकर अमेरिका और जर्मनी ने मदद देने का ऐलान तो किया। चीन ने पहले ही अफगानिस्तान को 228 करोड़ रुपए देने की
घोषणा की थी। बावजूद इसके अफगानिस्तान में सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि देश चलाने के लिए तालिबान पैसे कहां से लाएंगे और बड़े देशों से जो मदद मिलने वाली है, तालिबान उस मदद को गोला बारूद में इस्तेमाल करते हैं या देश की भूखी जनता का पेट भरने में। मध्य रेलवे ने एनडीआरएफ के साथ मिलकर मुंबई के कल्याण यार्ड में जलती ट्रेन से लोगों को बचाने की एक मॉक ड्रिल की। इसके जरिए ट्रेन में आग लगने की सूरत में यात्रियों की जान बचाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसके लिए ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगा दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही वहां रेलवे के कुछ कर्मचारियों के साथ आरपीएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई और फिर लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। उस डिब्बे में यात्री की जगह पर एक पुतला रखा गया था, जिसे आग लगने के बाद ट्रेन की छत को काटकर बाहर निकाला गया। फिर उसे एक रस्सी से बांधकर दूसरी तरफ मौजूद एनडीआरएफ के जवानों तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया। इसके बाद एनडीआरएफ के जवान जलती ट्रेन से बचाए गए उस शख्स के स्वास्थ्य की जांच करते भी नजर आए, जबकि कुछ जवान ट्रेन की खिड़कियों को काटकर बाकी यात्रियों की जान बचाने की कोशिश करते दिखे। बताया गया कि ट्रेन की बोगी में लगी इस आग को 1 घंटे के अंदर बुझा दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो गया। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव को दिया गया। इन दोनों पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आजादी पर काम करने के लिए यह सम्मान मिलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साल 2019 में शहीद हुए वायुसेना के जवान राजेश कुमार के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। राजेश असम में हुई एक विमान दुर्घटना में शहीद हो गए थे। इनके परिवार को भी हमने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। उत्तराखंड के भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा बीजेपी में शामिल हो गए। वो दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनिल बलूनी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आजीवन काम करूंगा। आरबीआई ने अपनी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया। इस तरह रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा गया। The policy repo rate remains unchanged at 4%. उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कई सरकारी स्कूलों के बकाया बिल की वजह से वहां की बिजली काट दी गई। खबर है कि इस कार्रवाई के बाद 46 स्कूलों में अंधेरा छा गया, जबकि 96 स्कूलों में भी बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी चल रही है। आरोप है कि इन स्कूलों ने पिछले 12 साल से बिजली बिल नहीं भरा। 140 स्कूलों से ज्यादा सरकारी स्कूल है पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है। कुछ सरकारी स्कूल तो ऐसे भी हैं जहां पिछले 2 साल से बिजली नहीं है। आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद ये समस्या दूर नहीं हुई और बहुत बार हमने विभागीय अधिकारियों को अपनी समस्या बताई है, तो बिल जमा न होने के कारण ये बिजली काट दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग ने फंड की कमी की दलील देते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए। तो इसके लिए धनराशि की मांग की गई है, जिनके बिल की सापेक्ष आते ही इनका भुगतान किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में यह मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई कि कोरोना के खतरे को देखते हुए गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड बनना चाहिए। इस पर अदालत ने 2 हफ्ते के अंदर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एनसीबी मुंबई के एक अधिकारी को एक महिला से बदसलूकी के आरोप में रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आईपीएल के एक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 86 रन से हरा दिया। सब्जियों की ऊंची कीमतों ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी। दिल्ली के झील इलाके की एक सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें ग्राहकों की कमी की वजह से सब्जियों के दुकानदार खाली बैठे नजर आए। तो एक बार फिर से दाम आसमान छूने लगे हैं। शिमला मिर्च की बात करें, पालक की बात करें या टमाटर की बात करें, इन सभी के दामों में अच्छा खासा उछाल आया है। दुकानदारों ने सब्जियों के दामों की बढ़ोतरी के पीछे कई वजह बताई। डीजल पेट्रोल की वजह से भी है, बाकी कुछ बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई, उस वजह से है। वहीं खरीदारों ने बताया कि कीमतों में उछाल आने की वजह से वो पहले के मुकाबले कम मात्रा में सब्जियां लेने को मजबूर हैं। ऑलमोस्ट रेट आप कहते हैं डबल या ट्रिपल ही हो गए हैं इन चीज़ों के। हाँ जी, नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को तो ये प्रॉब्लम हो रही है। हैदराबाद में हुई जोरदार बारिश ने कुछ ही घंटों में शहर का हुलिया बदल कर रख दिया। आसमान से बरसी साफत की वजह से लोग सड़क से लेकर अपने घरों तक परेशान दिखे, क्योंकि सड़क से होता हुआ बारिश का ये पानी तेजी से उनके घरों में दाखिल हो गया। सामने आई तस्वीरों में एक मकान में फ्रिज और कूलर समेत ज्यादातर सामान पानी से घिरा दिखा। बेड पर रखकर सामान को गीला होने से बचाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन जो नहीं बच पाया वो तैरता नजर आया। पहले भी नुकसान हो गया, अभी भी नुकसान में है, पूरे बिक गया पूरा सामान, तो ऐसा हो गया। ऐसी